तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मैं डिटेल में कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे गामा ओराइजोनॉल वर्क करता है और गामा ओराइजोनॉल एक्चुअली है क्या, अगर आपने पहली बार सुना होगा, और ये किस तरह की डिजीज़ में काम करता है, इसके लिए किस तरह के डॉक्टर के इसकी ज़रूरत है, रिकमेंडेशन की नहीं है, ये दवाई है या न्यूट्रिशन है, ये सब बातें आज हम देखने वाले हैं डिटेल में गामा ओराइजोनॉल के बारे में। देखिए, आपने शायद पहली बार हो सकता है मेरे मुंह से अभी ये नाम सुना हो गामा ओराइजोनॉल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गामा ओराइजोनॉल है ना, ये जो ब्राउन राइस होता है उसमें से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है। अब सबसे पहला सवाल आएगा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये है क्या चीज़ जो गामा ओराइजोनॉल के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि जैसे कुछ लोग जिन्हें हार्ट डिजीज़ होती है, जिन्हें हार्ट यानी कि हृदय संबंधी दिल की बीमारियां, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो हमारी ये धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है, क्योंकि इसमें से ब्लड जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब ब्लड कभी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसका जमाव हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लड को पूरी तरीके से मूव करने में अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड अच्छी तरीके से पूरे शरीर में फैल नहीं पाता या पूरे शरीर में जा नहीं पाता। और हार्ट का काम होता है कि वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर आगे ही ब्लॉकेज आ जाता है, आगे ही आपका खून, अगर किसी व्यक्ति का खून आगे नहीं जा पा रहा, तो फिर वो समस्या झेलनी पड़ती है हार्ट को, तो फिर उस समय हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आती हैं। इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें एलोपैथी में डॉक्टर्स के द्वारा ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो ब्लड थिन करने का काम करती है, यानी कि ब्लड थिनर्स उन्हें दिए जाते हैं जो कि ब्लड को पतला करती है। कारण इसका यही है। अब सवाल ये आता है कि ये ब्लड ऐसा हो कैसे गया, यानी कि ये ब्लड गाढ़ा हो कैसे गया। तो ब्लड के गाढ़ा होने के वैसे तो कई कारण हैं, उनमें से जो प्रमुख कारण इसका आता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास देखिए दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है, इसकी मात्रा रहनी कम चाहिए क्योंकि लो डेंस रहता है, और ये हाई डेंसिटी रहता है, लेकिन हो उल्टा जाता है। यानी लो डेंसिटी रहना कम चाहिए था, इसका लेवल बढ़ जाता है। हाई डेंसिटी को होना ज़्यादा चाहिए, यानी कि इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, हाई डेंस होना चाहिए, लेकिन ये कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंसिंग हो गई, यानी कोलेस्ट्रॉल असंतुलित हो गया, या दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं कि बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। और बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो घटने लग गया है। उसको हम ऐसे भी समझाते हैं कई बार सिंपल लैंग्वेज में। तो ये एक बात हो गई, ये आपको शायद समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये एलडीएल और एचडीएल का काम होता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में लोग बेड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल नाम से ही जानते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जो सारी प्रॉब्लम्स होती है मैं आपको ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ। अब होता क्या है कि जब कभी ये एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चले जाता है, यानी कि जब कभी कोलेस्ट्रॉल का ये जो मिसमैचिंग होती है, जब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो आगे मैंने डिस्कस कर रखा है, मैं उसकी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उस समय एलोपैथी में हमारे एक दवाई होती है, उसका नाम होता है स्टैटिन। यानी स्टैटिन नाम की जो दवाई होती है एलोपैथी में, ये डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है। यानी कि एलोपैथी में मात्र एक दवाई है, उसका नाम है स्टैटिन। इस स्टैटिन दवाई को दे करके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज किया जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। अब बात यह है कि जब दवाई अवेलेबल है रोग की, तो फिर आगे बात क्यों की जा रही है, स्टैटिन क्यों ना ले ले हर कोई जिसे प्रॉब्लम हो रही है। तो सर, स्टैटिन की अपनी बहुत समस्याएं, ये सब बातें मैंने आगे लिखी हुई है, मैं आपको पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैटिन में बहुत सारी अपने इसके साइड इफेक्ट होते हैं, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। अलग अलग तरह की बीमारियां इससे हो जाने के खतरे होते हैं, जैसे नींद ना आना या इस तरह की समस्याएं होती हैं, या ब्लड प्रेशर का या हार्ट की कुछ और डिजीज़ का आ जाना। मतलब इसको भले ही वो क्योर करता हो, लेकिन कोई दूसरी बीमारी को वो शुरू कर देने का काम करता है, वो है स्टैटिन। लेकिन ये मजबूरी है अभी मेडिकल साइंस की, क्योंकि स्टैटिन ही एकमात्र ऐसी दवाई फिलहाल मौजूद है जो कि कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है, लेकिन उसके बदले में कुछ साइड इफेक्ट भी दे देती है। अब इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करता हूँ शुरुआत से कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। देखिएगा, अभी ये हार्ट डिजीज़ के बारे में बताया गया कि इंडिया में किस तरीके से हार्ट डिजीज़ हो रही है। आपको अगर मैं सिर्फ जानकारी के लिए बताऊं तो आपको दिखेगा कि हृदय रोग भारत में ये लिखा हुआ मौत का प्रमुख कारण है, मृत्युओं का 28%। ये सब बातें आप लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जो जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हृदय रोगियों की संख्या तेजी से पूरे संसार भर में बढ़ रही है, न केवल भारत में बल्कि तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं असंतुलित खान पान ही है, और वो जो मैंने कोलेस्ट्रॉल का हिसाब किताब बताया वही है, क्योंकि हमारा जो खान पान होता है, अगर हम उस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मेन इम्बैलेंसिंग होती है वही इन सब चीज़ों का प्रमुख कारण रहता है। अब आपको मैं आगे कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि
आप देखिए कि हृदय रोग के प्रमुख कारणों में एक खास बात ये ध्यान देने वाली होती है, जिस फैमिली में ऐसा हो पहले से कभी रहा हो, यानी कि जिस फैमिली में लगभग कोलेस्ट्रॉल का ऐसा इतिहास रहा, उनकी हिस्ट्री रही हो, मेडिकल हिस्ट्री की, उनके परिवार में लगभग कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ तो 2 साल की उम्र के बच्चे से ही टेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए ताकि आगे जाकर उसे क्योर किया जा सके। और वो जो मैंने LDL HDL वाली बातें आपको बताई थी वो आपके सामने स्क्रीन में, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, डिटेल में जो जो आपको पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं। अभी मोटी मोटी बातें जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। मैंने आपको बताया स्टैटिन के बारे में। देखिए स्टैटिन एकमात्र कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है, और जब LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 190 मिलीग्राम पर DL पर आ जाता है तब डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उम्र व अन्य कारणों को देखते हुए डॉक्टर जल्दी भी इसके इस्तेमाल की सलाह देते हैं इस स्टैटिन की। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि स्टैटिन के अपने साइड इफेक्ट हैं, तो उन साइड इफेक्ट्स का नाम यहाँ पर दिया गया है कि किस किस तरह की और बीमारियाँ इससे हो जाती है। ये सारी बातें जो हैं ये FDA के द्वारा बताई गई बातें, यानी कि पूरी ये लिंक भी इसका प्रोवाइड किया गया है, हाइपर लिंक है। अभी हम आगे देखते हैं। स्टैटिन से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का वजन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि US या फिर और जो इस तरह की कंट्रीज़ होती है वहाँ पर वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बड़ी समस्या है उन कंट्रीज़ के लिए, US UK जैसी कंट्रीज़ के लिए लोगों का। उसका प्रमुख कारण ये है कि वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, और कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने के लिए वो स्टैटिन ले रहे हैं, और स्टैटिन से फिर उनका वेट वगैरह बढ़ रहा है। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, नींद का ना आना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। घबराहट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो एंजाइटी अटैक्स होते हैं उस तरह की चीज़ें, चक्कर आना, चिंता, त्वचा के रोग, थकान, छाती में दर्द, बुखार, ये सब चीज़ें साइड इफेक्ट के तौर पर आती हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्टैटिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी फिलहाल डिस्कस किए। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए कुछ खास बातें आपको देख लेनी चाहिए। ये जो बातें इन्होंने यहाँ पर बताई है कि स्टैटिन से मधुमेह, मांसपेशियों के नुकसान, स्मृति हानि हो सकती है, यानी मेमोरी लॉस जैसी चीज़ें या डायबिटीज़ जैसी चीज़ें, और जो मस्कुलर जो डिजीज़ होती हैं उनके होने का भी खतरा है। ये FDA ने अपनी आधिकारिक चेतावनी में, ऑफिशियल जो उनकी रिपोर्ट आई थी 2012 में, उसमें उन्होंने इस बारे में बोला था। अब असल में दिक्कत वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, अगर कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब करेगा क्या? कोई भी क्या करेगा? डॉक्टर्स के पास जाएंगे, और डॉक्टर आखिर में क्या करेंगे? जो उनके पास इलाज है वो करेंगे, यानी कि स्टैटिन की जो दवाई उनके पास अवेलेबल है फिलहाल उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर स्टैटिन के वही सब कुछ साइड इफेक्ट्स। इसके बारे में जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी की सारी क्लिनिकली अप्रूवन है जो कुछ मैं बता रहा हूँ, और आपको मैं बताता हूँ ऑराइजोनॉल है क्या। देखिए ये कंपनी है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इन्होंने ये बनाया। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई आप पढ़ना। असल में एंटीऑक्सीडेंट है ये एक तरह का गामा ऑराइजोनॉल। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हुआ कि जो शरीर में कोशिकाओं की क्षति होती है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका मरती रहती है हर प्रति सेकंड के हिसाब से, उनके उससे फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल ही क्या करते हैं? शरीर को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। जैसे विटामिन E का नाम आपने सुना होगा, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो गामा ऑराइजोनॉल उसी तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट है, और रिसर्च में पता लगा है कि ये विटामिन E से भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। 1954 के करीब जापान के 2 वैज्ञानिकों ने पहली बार इसको खोजा। और ये जो हमें मिलता है ऑराइजोनॉल, सवाल ये कि मिलता कहाँ से है? सर ये चावल की जो भूसी होती है उसमें से ये मिलता है हमें। जो चावल होता है, ब्राउन राइस होता है। तो उसके बाद से जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसे एक नेचुरल दवाई के रूप में, यानी कि आप देख सकते हैं नेचुरल मेडिसिन के रूप में इसको इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, स्टैटिन जो काम करता है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का वो काम ये करता है, लेकिन स्टैटिन की तरह साइड इफेक्ट ये नहीं देता, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने का इसका कारण 2017 में समझ में आता है, क्योंकि 29 दिसंबर 2017 को एक भारत सरकार ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया, पब्लिक नोटिफिकेशन। उसमें FSSAI, आपने शायद सुना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि फूड संबंधी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में रख रखाव करना, उसने इसे एक न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में मान्यता दी है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब हुआ कि ये फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी में नहीं है, बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में है। यानी कि कोई एक दवाई नहीं है, बल्कि एक तरह का न्यूट्रिशन है। तो इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, यानी कि ये बात इससे निकल कर आती है। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से धमनियों में ये ब्लड जमा हो जाता है। उसको नॉर्मल ब्लड फ्लो कराने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इसका मेन काम यही है। और बाकी जो चीज़ें इस पर लिखी हुई है, मेनोपॉज को लक्षण को दूर करने में भी ये मददगार होता है। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन E से भी काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसे देखा गया है, उससे 4 गुना अधिक प्रभावशाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने
और मस्कुलर जो किसी को मस्कुलर होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मस्कुलर संबंधी कोई जो समस्याएं होती है, उन सभी में ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। रोल इन कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर क्योंकि उसका प्रमुख कारण कैंसर जैसी चीज़ों का वही होता है कि फ्री रेडिकल्स जो शरीर में बनते हैं, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होती है, तो उसको कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। लेकिन अच्छा रहेगा कि इन सब डिजीज़ के होने से पहले ही अगर हम इसे प्रिवेंटिव वे में लेने की कोशिश करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई कि कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसके लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित हुआ है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। थायराइड के लिए भी ये काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ है, क्योंकि गामा ओराइजोनॉल की 300 मिलीग्राम, क्योंकि जो इसकी रिकमेंडेड डोज है कि कितना इसे लेना चाहिए, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इसे लेना चाहिए। इसलिए मार्केट में 100 मिलीग्राम के हिसाब से भी इसकी टैबलेट्स आती हैं, तो उसे एक दिन में 3 बार लिया जाता है। कई जगह 150 मिलीग्राम की आती है, तो फिर उसे एक दिन में 2 बार लिया जाता है, सुबह और शाम को। ठीक है, तो इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन ये आती है 300 मिलीग्राम जो है इसकी रिकमेंडेड डोज है, जो एक दिन में ली जानी चाहिए। अब कुछ और भी आपकी क्वेरीज इसके बारे में हो सकती है, वो आप मेरे से पूछते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यानी कि शुगर की रोकथाम में भी मददगार है। बहुत सारे, मतलब और भी बहुत सारे जो मैंने मेन प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि किन किन चीज़ों को ये क्योर करने में मदद करता है। शरीर में सूजन को कम करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, पढ़ सकते हैं। और स्किन में जो एजिंग इफेक्ट होते हैं उनको भी थोड़ा सा कम करने का ये अपना इफेक्ट शो करता है। और लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक अपनी प्रॉपर्टी सिद्ध करता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपसे कहना चाह रहा था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। आपने ऑस्टियोपोरोसिस सुना होगा, हड्डियों से संबंधित ये रोग होता है शरीर में, जिनको इसकी डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, वही जानते हैं कि काफ़ी, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि असाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी इससे दर्द काफ़ी होता है। तो उस तरह की ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसके भी कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रीवियस में देखे गए हैं कि इससे उन रोगियों को जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की नाम की बीमारी जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उससे ग्रसित थे, उनको इससे फ़ायदा हुआ है। अब बात ये आती है कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए, यानी कि इसको लेने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी 300 मिलीग्राम की जो डोज होती है वो रिकमेंडेड है, यानी कि डेली डोज में 300 मिलीग्राम की डोज इसकी रिकमेंडेड है। इसीलिए बाजार में, मार्केट में ये अलग अलग तरीके से मिलता है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि ये RCM के द्वारा अगर ये प्रोवाइड किया जा रहा है गामा ओराइजोनॉल, तो उसमें और फिर मार्केट में जो मिल रहा है उनमें फ़र्क क्या है। देखिए, गामा ओराइजोनॉल का कुल मतलब यही है कि ये राइस ब्रान से मिलता है। राइस ब्रान यानी कि जो चावल होता है उसकी जो ब्रान होता है उसमें से इसे निकाला जाता है। अब सवाल ये है कि इसका प्राइस वगैरह क्या है। तो इसका प्राइस, ये तो फिर भी अभी 1-2 साल पुराना प्राइस लिखा हुआ, लेकिन अब इनके प्राइस और बढ़ चुके हैं। तो ये जो प्राइस है ये इसके बीच में रेंज है इसकी, यानी कि इससे लेकर इससे तक अलग अलग ब्रांड अलग अलग कॉस्ट में इसको सेल करते हैं। यानी $40 से लेकर $50 लगभग इसका रेट रहता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं, आज डॉलर की वैल्यू लगभग 80 रुपये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग कंपनियाँ हैं। एग्जैक्टली अगर आप अमेजॉन, गूगल वगैरह में भी सर्च करोगे तो भी आपको ये मिल जाएंगी, और इनके कॉस्ट वगैरह लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, इंपोर्टेड है एक तरीके से, आप ऐसा समझ सकते हो। ये इनके कॉस्ट आप देख सकते हैं सामने, ये कॉस्ट वगैरह लिखे हुए हैं, आप इसका प्लीज़ कंपैरिजन वगैरह आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं। अब जो ये गामा ओराइजोनॉल की मैं बात कर रहा हूँ वही कंटेंट है, वही एग्जैक्ट चीज़ है, और एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और राइस ब्रान से एक्सट्रैक्टेड है। और 150 मिलीग्राम की इसकी एक टैबलेट है, जो मैं गामा ओराइजोनॉल की बात कर रहा हूँ। एक टैबलेट जो है 150 मिलीग्राम की है, तो उस हिसाब से हमें 2 टैबलेट लेनी चाहिए इसकी, सुबह और शाम को। जरूरी नहीं है कि किसी को कोई डिजीज़ हो तब भी वो इसको लेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये एक तरह का न्यूट्रिशन है। मैंने बता दिया आपको कि भारत सरकार ने 2017 में इसे एक न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में डाल दिया है। इसलिए ये कोई दवाई टाइप की चीज़ नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन टाइप का है। यानी आप खुद ही सोचिए, आपकी चावल की भूसी का पाउडर एक तरह से, तो इसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जो होने वाली डिजीज़ होती है, जो कोलेस्ट्रॉल की इम्बैलेंसिंग होती है, उसे बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही इसे लें। उसमें महिलाएं पुरुष दोनों हो सकते हैं। दिन में 2 बार भोजन से पहले इसे ले सकते हैं। कितनी बार? 2 बार इसलिए कहा गया क्योंकि 150 मिलीग्राम की है और 300 मिलीग्राम रिकमेंडेड है एक दिन के लिए। तो इस हिसाब से आई होप आपको कुछ बातें इसमें समझ में आएंगी। मैंने इसका एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की है। चीज़ें इसमें बहुत होती हैं, बहुत कुछ बातें इसमें और भी बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों में ज़्यादा उलझे ना। जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है, व्यक्ति ही इसको ले। तो इस तरीके से आई होप आपको जितना कुछ मैंने बताया वो सब कुछ आपको
क्लियर होगा। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, तो उन्हें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे जो कमेंट सेक्शन रहता है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए, जो भी चीज़ों के बारे में, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह में लिखें। अगर आपको हमारी ये कोशिश सही लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूँ।